लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ध्यान से देखिए, हम सब में क्या समानता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, आपको खाना, पानी, घर और पैसा चाहिए। आधे से ज्यादा लेन देन पैसों से होता है। सामान या सर्विसेज के बदले स्टॉक्स हों, ब्रेड हों या गैर कानूनी ड्रग्स हों, सबके लिए आपको पैसे देने होंगे। हम अपना ज्यादातर जीवन पैसों के पीछे भागने में लगा देते हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए। पर यह एक विनाश का साधन भी है। कुछ इसे बुरा भी कहेंगे, जिसके लिए अपराधी झूठ, चोरी और खून भी कर सकते हैं। ये मौजूदा बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा मूल्यवान है समाज के लिए और लोग इस पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। पैसा एक मुख्य स्रोत है बुरे कामों के लिए और अच्छे इंसानी प्रयासों के लिए। सभ्यता से भी पहले हमने मुद्रा की रचना की, लड़ाई के लिए ईंधन, ताकत पाने का एक रास्ता, खिलाड़ी और दुश्मन एक नई खोज का। पैसा हमारे समाज का अभिन्न अंग है और हमारी ग्लोबल इकोनॉमी का भी, और इसका सही रूप बहुत लोगों के लिए राज है। तो ये है पैसे की कहानी, या शायद उसके अंत की। जैसा कि हम सब जानते हैं, चाहे आपके अकाउंट में बहुत पैसे हों या बटुए में बहुत कम पैसे, हमारे लिए वो बस नकद राशि है। बहुत से लोग इसे खत्म करना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। आपके डॉलर्स, आपके यूरोज, आपके येन और आपके हर पैसे को बदलना चाहते हैं। डिजिटल करेंसी का जाल कंप्यूटर्स के द्वारा पूरी दुनिया में सौंपा गया। मैजिक इंटरनेट मनी, इसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन। इसके आविष्कार से दुनिया को एक अच्छा तोहफा मिला। ये सिर्फ करेंसी नहीं है, पर असल में प्रोग्रामेबल मनी है। बैंकर्स के लिए एक संभावित अभिशाप। ऐसा कुछ नहीं जो बड़े बैंक्स या पॉलिटिशियंस इसे रोकने के लिए कर सकें। पैसे की आपूर्ति पर इसने सरकार की पकड़ को तोड़ दिया है। सूचना के लिए जो इंटरनेट ने किया, बिटकॉइन कर रहा है पैसे के लिए। क्या ये नया सोना हो सकता है? नहीं, इसके लिए आपको बहुत आगे सोचना होगा, ये पता लगाने के लिए कि बिटकॉइन का आंतरिक मूल्य क्या है। रेगुलेटर्स, फेडरल रिजर्व और बैंकिंग सिस्टम्स कम से कम ये समझे कि ये बात उन्हें गंभीरता से लेनी होगी। इससे हमारी आर्थिक संस्कृति बदल जाएगी। बिटकॉइन एक माइक्रो इकोनॉमिक मिरेकल वर्कर हो सकता है, या फिर हो सकता है मैक्रो इकोनॉमिक रेकिंग बॉल। क्या बिटकॉइन भविष्य की करेंसी है, अपराधियों के लिए एक भगवान, या वित्तीय आपदा के लिए एक नुस्खा? अगर आप अपने पैसे पर इतना भरोसा करते हैं तो हमारी एक छोटी सी कहानी सुनिए। Bitcoin, the end of money as we know it. एक बार एक बड़ी पार्टी चल रही थी, जहां सब लोग पंच बोल के पास खड़े थे, नशे में धुत। पॉलिटिशियंस ने मजबूत अर्थव्यवस्था का श्रेय उनके बुद्धिमान निर्णयों को दिया। व्यवसाय जोखिम को नजरअंदाज करते हुए बाजारों में कूद गए। वास्तव में एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि जोखिम नहीं है। फिर छोटे देशों के आंकड़ों से बाजारों में हड़कंप मच गया। अफवाहें फैली, बुरी खबरों ने घर की कीमतों को हिला दिया। इस वित्तीय दुनिया के केंद्र में एक बड़ा बैंक दिवालिया हो गया। निवेशक और व्यवसायी दूसरे बैंकों की तरफ भागने लगे अपना जमा पैसा निकालने। आधुनिक दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान जैसे जम गए थे। संपत्ति जब्त की गई, बैंक बंद हो गए। इस संकट ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया और फिर आखिर में सरकार ने दखल दिया। अब तक की सबसे बड़ी बैंक जमानत। राष्ट्रपति द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई ने उस दिन सबको बचा लिया। याद है? नहीं याद होगा, क्योंकि ये हुआ था 2000 साल पहले। रोम, ईसा से 33 साल पहले। यहां दर्ज किया गया था इतिहास का पहला तरलता संकट और सरकार की दखल। अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य एक बैंकिंग आपदा से अपने घुटनों पर आ गया था। सम्राट टाइबेरियस ने राष्ट्रीय खजाने का इस्तेमाल किया देश के संकटग्रस्त बैंकों और कंपनियों को उबारने के लिए। इतिहास खुद को दोहरा नहीं सकता, पर खुद की नकल कर सकता है।
वो भी बहुत बुरी वाली। सत्ता में बैठे लोग और उनका पैसा हमेशा से ही इसके बिल्कुल केंद्र में रहा है। पैसे की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी की सभ्यता। जब हम छोटे कबीलों में रहते थे, कर्ज का हिसाब रखना आसान था। आप पर किसी की जलाऊ लकड़ी बकाया है, एक पड़ोसी ने आपको मांस का टुकड़ा दे दिया, जमा और उधार आपके दिमाग में रहता था, जैसे कि एक मानसिक बही खाता। करेंसी एक भाषा है जो हमें लोगों के बीच लेन देन के मूल्य को व्यक्त करने की अनुमति देता है। ये तकनीक पहिए से भी पुरानी है, यहाँ तक कि ये आग से भी पुरानी है। जब मनुष्य अपने कबीले या गांव के बाहर व्यापार करना चाहते थे तो उन्हें कुछ चाहिए था जिसके मूल्य से हर कोई सहमत हो, जिसे आंका जा सके। तब शुरुआत हुई कमोडिटी मनी की। वो कई प्रकार के थे, पर हर किसी में वही 5 विशेषताएं चाहिए होती थीं। कमोडिटी मनी जो पूर्णतया दुर्लभ हो, आसानी से पहचाना जा सके, छोटे टुकड़ों में काटा जा सके। आप एक टुकड़े को दूसरे समान मूल्य की चीज से बदल सकते हो और आप इसे बिना परेशानी कहीं भी ले जा सकते हो। प्राचीन रोम में ये नमक था। एज़टेक्स ककाओ बीन्स का इस्तेमाल करते थे। फिजी में व्हेल के दांत, तिब्बत में याक का गोबर, अफ्रीका और चाइना में गोले। अनाज, धातु, हाथी दांत, दुर्लभ पत्थर, चमड़ा, मछली। यदि इनमें कमोडिटी मनी की 5 विशेषताएं थीं, तो संभवतः इन्हें करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया गया होगा। और फिर आप पूछेंगे, इन करेंसीज का मूल्य क्या था? अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, आप बच्चों को बदलते देखेंगे और तमागोची और पोकेमोन कार्ड्स और मिठाई और कैंडी और दूसरी कई तरह की करेंसीज। लोग करेंसी की खोज करते हैं जब अन्य करेंसी नहीं होती। अब वो डिजिटल करेंसीज की खोज करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ नहीं हैं, बल्कि एक घटिया भंडार है मूल्य का, जैसे खराब ककाओ की फसल या नमक की एक बड़ी खोज, तो ये आपकी करेंसी और अर्थव्यवस्था को गिरा सकते हैं। एक अधिक स्थिर प्रणाली की आवश्यकता थी। लगभग 2500 साल पहले सबसे पहले धातु के सिक्के बनाए गए, चाइना में, और वहां जिसे अब टर्की कहते हैं। इन सिक्कों में वही कमोडिटी मनी की 5 विशेषताएं थीं। ये बहुत टिकाऊ भी थे। कुछ मामलों में सभ्यता के नाम पर सिर्फ उनके सिक्के ही बचे हैं। पैसा सरकारों से नहीं आता, बल्कि पैसा स्वाभाविक रूप से आता है जैसे बाजार विकसित होने लगते हैं और जैसे श्रम करने वाले लोगों को पता चला कि अगर मेरे पास अंडे हैं और आपके पास एक गाय है, हमें लेन देन के किसी माध्यम की आवश्यकता हो सकती है कि तुम मेरे अंडे का मोल दो और मैं तुम्हारे गाय का। सिक्के एक उद्देश्य थे और खाते की विश्वव्यापी इकाई, और उन्होंने लोगों को बड़े क्षेत्रों में लेन देन की अनुमति दी। बाजार अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। सिक्के काम आए, पर सिर्फ इस शर्त पर कि लोगों को उन्हें जारी करने वाले उनके राजा या सम्राट पर यकीन हो कि धातु सामग्री पर उन्हें धोखा नहीं दिया जा रहा। सिक्कों का उपयोग मतलब अब एक अथॉरिटी आपकी करेंसी की आपूर्ति को नियंत्रित करती है। पैसा और राजनीतिक ताकत का अटूट संबंध था जो कि केंद्रीकृत था। एक स्थिर और अनुमानित तरीके से सिक्कों की ढलाई ने अनुमति दी आर्थिक वृद्धि और स्थिरता की। चाइना में वुशू सिक्के ने 500 सालों तक अपना मूल्य बरकरार रखा। कॉन्स्टेंटिनोपोल में सॉलिडस 700 सालों तक चला। लेकिन उस जमाने में सिक्कों को मेल्ट नहीं किया जाता था। इस तरह का मेल्ट किनारा, वो सपाट थे और ऐसा हुआ करता था जैसे जैसे सिक्के लोगों से एक दूसरे के पास जाते, लोग उसका थोड़ा सा हिस्सा काट देते और वास्तव में कुछ राजा जो कर निर्धारण करते थे, असल में सिक्के का 8वां भाग निकाल लेते। करों ने महल बनाए, सैन्य अभियानों और महंगे शौक को फाइनेंस किया। जल्द ही शाही टकसाल सोने और चांदी के बदले सस्ती धातुओं का इस्तेमाल करने लगे। इसे डिबेसमेंट कहा जाता है और यूरोप के राजाओं ने इसकी आदत डाली। फ्रांस की करेंसी 200 सालों तक हर 20 महीने में डिबेस होने लगी। अगर किसी को आपके सिक्कों के सोने या चांदी की सामग्री पर भरोसा नहीं, तो अन्य देशों में कैसे व्यापार करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों ने एक समाधान निकाला। उन्होंने माना कि एक व्यक्ति का ऋण मूल्य है, इसे लेन देन या ट्रांसफर कर सकते हैं। जब ये IOUs प्रतिष्ठित स्रोतों से आए
तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता था पैसे के रूप में। पेपर मनी, ये पैसा कठोर वस्तुओं या धातु पर आधारित नहीं था, इसकी बजाय ये आधारित था किसी के भुगतान के वादे पर। मेडिची जैसे व्यापारी परिवार 15वीं शताब्दी के फ्लोरेंस में इन IOUs के लिए क्लियरिंग हाउसेस का काम करते थे। ये इस तरह काम करता है। एक अंग्रेजी व्यापारी ने मेडिची को इटालियन कपड़ों के शिपमेंट का ऑर्डर दिया 100 सोने के सिक्कों के बदले। मेडिची को भुगतान करने के वादे को कागज पर उतारा गया। इसी बीच मेडिची के 100 सोने के सिक्के बकाया हैं किसी दूसरे व्यापारिक भागीदार से फ्रांस में वाइन की डिलीवरी के लिए। पार्टियों ने सोने के सिक्कों के आदान प्रदान और ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च नहीं किया, बजाय इसके कागज बदले गए। सभी ने माना कि कागज का मूल्य है 100 सोने के सिक्के, सिर्फ इसलिए कि सबको भरोसा था मेडिची पर एक विलायक बिचौलिए के रूप में। उन्होंने एक पेपर मनी मशीन बनाई थी। कुछ ही पीढ़ियों के भीतर वो नीचे से उच्च अर्थव्यवस्था तक पहुंच गए। उनकी बड़ी संपत्ति ने इटालियन रेनेसां को बढ़ावा देने में मदद की और परिवार को विशाल राजनीतिक शक्ति के स्तर पर पहुंचा दिया, जैसे शाही परिवार में शादी करना और पोप के रूप में चुने जाना। सत्ता, राजनीति के लिए पैसों को बाध्य करने वाले संबंध और प्रभाव अब चर्च और राज्य के माध्यम से चले। व्यापारियों ने साबित कर दिया था कि पेपर करेंसी बनाना बेहद लाभदायक था। गोल्डस्मिथ्स भी अब इसमें रुचि ले रहे थे। इसे ऐसे समझें, अगर गोल्डस्मिथ ने देखा कुछ समय बाद वो लोगों के लिए जो सिक्के जमा कर रहा था उसमें से कुछ पर धूल जमा हो रही थी और जो उनके मालिक थे उन्हें अभी उनकी जरूरत नहीं, तो क्या होगा अगर मैं उन्हें किसी को उधार दे दूं और इस कर्ज पर मैं उनसे ब्याज ले लूं, तो वो इनमें से कुछ सोने के सिक्कों को उधार देना शुरू कर देता है और फिर उसे एहसास होता है असल में लोगों को सोने के सिक्के भी नहीं चाहिए, वो सिर्फ कागज का टुकड़ा चाहते हैं। सोने के सिक्के बैंक में हैं और गोल्डस्मिथ के पास हैं, तो अब मैं इन कागज के टुकड़ों से लोन ले सकता हूँ और जो कुछ मैं इस कागज के टुकड़े पर लिखता हूँ, जब तक लोग मुझ पर भरोसा करेंगे वो कागज पर भरोसा करेंगे। और प्रभावी रूप से गोल्डस्मिथ शुरुआती दिनों के बैंकर, उन्होंने सचमुच पैसे छापने की ताकत हासिल कर ली थी। ज्यादा से ज्यादा ऐसे निजी कागज के पैसे व्यापारियों और बैंकों ने परिचालित कर उन्हें राजाओं के सिक्कों के प्रतिद्वंद्वी बना दिया। पैसा नियंत्रित करना और उसे जारी करने की ताकत अब शासकों से दूर होने लगी। वो इस नए प्रकार के पैसे पर टैक्स या डीबेस नहीं कर सकते थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं पहले से कहीं अधिक हो गई थीं। उनके व्यापारिक पदों, उपनिवेशों और उनके साम्राज्य की वजह से जो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। सदियों तक यूरोपीय देश बारी बारी से बड़े बेड़ों का निर्माण करते आए और एक दूसरे से युद्ध करते आए, दुनिया पर राज करने के लिए। सरकार जनता का पैसा लेना चाहती थी अपने युद्धों में पैसा लगाने के लिए। वास्तव में यही पैसे का इतिहास है। पैसा और युद्ध साथ चलते हैं। युद्ध महंगा होता है, उसके लिए एक साल का आयकर पर्याप्त नहीं। शासकों को भविष्य के करों के बदले पैसे उधार लेने पड़े। उन्हें एक आधारभूत फाइनेंशियल इनोवेशन गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जरूरत थी। ये कर्ज मिला अमीर व्यापारी परिवार और गोल्डस्मिथ से, जो अब तक ताकतवर फाइनेंसर और बैंकर्स बन चुके थे। सॉवरेन कर्ज और घाटे का खर्च शुरू हो चुका था। (1694) में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई, फ्रांस के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए। इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक निजी लोगों के हाथों में था और उन्हें एकाधिकार दिया गया बैंक नोट्स, पेपर जारी करने का, जिन्हें सरकार के खजाने से समान मात्रा में सोने के बदले भुनाया जा सके। सेंट्रल बैंक ने ताज के लिए जल्द ही पूरे कर्ज का प्रबंधन भी कर लिया। पैसा सदियों से संप्रभुता का एक उपकरण रहा है। करेंसी जारी करने में सक्षम होने के कारण आपको ताकत मिली, लेकिन इसने मॉनेटरी सप्लाई को भी महत्व दिया, राज्य की शक्ति और राज्य के कर्ज का समर्थन करके। जब यूएस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की, नए संविधान के पहले लेख ने कांग्रेस को कॉइन मनी का विशेष अधिकार दिया। इस करेंसी की कीमत सरकारी तिजोरियों में सोने से बंधी थी। 1781 से 1907 के दहशत तक यूएस की वित्तीय प्रणाली एक आर्थिक पेट्री डिश थी। संक्षिप्त सेंट्रल बैंक्स, स्टेट बैंक्स, प्राइवेट करेंसी, गवर्नमेंट करेंसी, निराशा, मजबूत विकास, मंदी, नियमित उछाल और बस्ट साइकिल्स।
लंबे समय तक जहाँ तक पूंजी का संबंध है, लोग पूर्वानुमान चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं। उसके पीछे से वो योजना बना सकते हैं, और इसके साथ लंबी अवधि में योजना बनाना बहुत मुश्किल है, जैसे एक अस्थिरता का स्तर। 1913 में बैंकर्स और पॉलिटिशियंस ने फैसला किया कि एक स्थायी सेंट्रल बैंक का होना देश के सर्वोत्तम हित में है, और उनके भी। उन्होंने फेडरल रिजर्व बनाया। उनके कामों में विस्तार या अनुबंध था एक राष्ट्रीय करेंसी का, द फेडरल रिजर्व नोट। डॉलर सोने से बंधा हुआ था, और इसके रणनीतिक नियंत्रण से उछाल से बचा जा सकेगा जो बस्ट की ओर ले जाता है। कम से कम ये योजना थी। फिर आया 1929। ग्रेट डिप्रेशन का गहरा असर हुआ दुनिया भर की मॉनेटरी पॉलिसी पर। मैं कांग्रेस से कहूंगा कि वो मुझे प्रेसिडेंट को एक शेष साधन दे, ब्रॉड एग्जीक्यूटिव पावर। जल्द ही फेडरल रिजर्व ने कानूनी रूप से लगभग सारा पैसा छाप दिया अर्थव्यवस्था में फिर से जान फूंकने के लिए। टकसाल को चलाने के लिए सोने की जरूरत थी, इसलिए 1933 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जारी किया एक विवादास्पद कार्यकारी आदेश, जिसने सभी यूएस नागरिकों को मजबूर किया अपना सोना फेडरल रिजर्व को बेचने के लिए एक निश्चित कीमत पर, या जेल जाना होगा। फेडरल रिजर्व ने विदेशी सरकारों को कहीं अधिक नकदी की पेशकश की उनके सोने के लिए। कई इसके लिए मान गए, सोना आने लगा और डॉलर दुनिया भर में फैल गया। वर्ल्ड वॉर II ने यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़कर लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। सैन्य और औद्योगिक देश उभरा वैश्विक वित्तीय महाशक्ति के रूप में। डॉलर दुनिया की सबसे स्थिर और भरोसेमंद करेंसी बन गई। अन्य देशों ने अपनी करेंसी को डॉलर में आंका, जिसे अभी भी सोने के लिए भुनाया जा सकता है। वास्तव में यूएस के पास दुनिया के आधे से ज्यादा सोने के भंडार थे। अगले कुछ दशकों में और ज्यादा डॉलर्स विदेशों में प्रवाहित हुए। सरकारों ने अपने सिक्कों को सस्ती धातुओं में ढालना और सोने की तुलना में अपनी करेंसी की अधिक छपाई शुरू की। कीमती धातुओं और पेपर करेंसी के बीच दरार आ रही थी। ये सिक्का 1966 का 50 सेंट है। ये चांदी का आखिरी सिक्का था जो ऑस्ट्रेलिया में नियमित प्रचलन में था। इसमें 80% चांदी है, तो 1966 में ये 50 सेंट था, और आजकल इसकी कीमत सिर्फ $8 है, और वो भी सिर्फ चांदी में। 1966 तक विदेशी राष्ट्रों को समझ आ गया कि यूएस का सोने के बदले नकद छापना अब ज्यादा हो गया है, और उनके पास यूएस की तिजोरियों में रखे सर्राफे से अधिक मूल्य के डॉलर्स थे। उन्होंने अपने पेपर डॉलर्स के बदले में सोने की मांग की। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने मामले को सुलझाया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स करेंसी को सोने के मानक से अलग कर दिया। मैंने सेक्रेटरी कॉनली को निर्देश दिया है कि वो डॉलर को सोने या अन्य आरक्षित संपत्ति में बदलने को अस्थायी रूप से निलंबित करें, निर्धारित राशियों और शर्तों को छोड़कर जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी के हित में और यूनाइटेड स्टेट्स के हित में हो। फिर कभी कोई कानूनी रूप से यूएस गवर्नमेंट से पेपर डॉलर्स के बदले सोने की मांग नहीं कर सकता था। डॉलर अब पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के पूर्ण विश्वास और क्रेडिट द्वारा समर्थित था। दुनिया का अब तक का सबसे अमीर देश अब एक ही शब्द पर अपना भविष्य दांव पर लगाने वाला था, भरोसा। लोगों का ये मानना है कि पैसा बहुत कम तथ्य पर आधारित है, और एक अच्छी बात बिटकॉइन के बारे में ये है कि वो लोगों को सवाल पूछने पर मजबूर करता है पैसे के बुनियादी बातों के लिए। बिटकॉइन एक प्रयास है एडवांस्ड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को अपनाने को जो हमारे पास है। इंटरनेट पैसे को पुनर्जीवित करने के लिए जो वो हुआ करता था।
मुझे लगता है हमारी डॉलर पॉलिसीज, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज, हमारी फिस्कल पॉलिसीज ने पूरी तरह से देनदारों का एक राष्ट्र बनाया है। सिर्फ पर्सनल डेप्ट नहीं, सिर्फ कॉर्पोरेट डेप्ट नहीं, बल्कि गवर्नमेंट डेप्ट। आपको उन सभी को एक साथ एक बड़े चीज के रूप में देखना होगा। राष्ट्र की संपत्ति क्या है? खैर, राष्ट्र की संपत्ति पैसे का एक विशाल छेद है कि हम बाकी दुनिया के ऋणी है, जिसका भुगतान नामुमकिन है। आज यूनाइटेड स्टेट्स हर साल अपने लेनदारों को ब्याज के तौर पर 400 अरब डॉलर्स का भुगतान करता है। जब कोई सरकार करों से मिलने वाले पैसों से ज्यादा पैसा खर्च करती है, वो बस ज्यादा उधार लेती है या ज्यादा बनाती है। एक समय में पेपर मनी का हर टुकड़ा सोने से समर्थित था। याद रहे, हर $20 बिल के लिए $20 मूल्य का सोना रखा होता था। पर अब नहीं। आज सरकारें पहले बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स बनाकर करेंसी बनाती है। ये बॉन्ड्स बाजार में बेचे जाते हैं सरकार के लिए फंड्स जनरेट करने के लिए जिसने उन्हें जारी किया। बड़े बैंक्स यूएस बॉन्ड्स खरीदते हैं उन्हें फ्लिप करने के लिए, उन्हें फेडरल रिजर्व को मुनाफे पर बेचने के लिए। ये है मैजिक मनी मशीन। आप देखिए, फेडरल रिजर्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, लेकिन इसके पास न तो पैसा है और न ही बैलेंस शीट्स में कैश। जब कोई बैंक बॉन्ड खरीदता है और उसे फेडरल रिजर्व ले जाता है तो उससे कहा जाता है, थैंक यू मिस्टर बैंकर, ये आपका प्रिंसिपल और कुछ प्रॉफिट है। नए पैसे का लेन देन नहीं होता, बस बैंक के खाते में दिखाई देता है मैजिक। 100 सालों से अब तक इन बॉन्ड खरीद के सटीक तंत्र का एक रहस्य बना हुआ है। यहीं पे ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। फेडरल रिजर्व एक सरकारी एजेंसी नहीं है, ये एक निजी संस्था है और इसके शेयर होल्डर्स वो बैंक्स हैं जो लाभांश अर्जित करते हैं। प्रतिवर्ष कुल $80 बिलियन तक कुछ उन्हीं बैंकों को भुगतान किया जाता है जो फेडरल रिजर्व को गवर्नमेंट डेट बेचते हैं। कौन से बैंक्स? पूछने की परेशानी मत उठाइए, ये भी एक रहस्य है। दूसरे शब्दों में, मैजिक मनी मशीन किसी को जवाब नहीं देती। फेडरल रिजर्व ये तय करता है कि आपकी कार, घर या बिजनेस लोन पर कितना ब्याज देना है। फेडरल रिजर्व को एक नामुमकिन काम दिया गया है, क्रेडिट और मॉनेटरी सिस्टम को चलाने का, मानो हम सोवियत यूनियन है। ये पूंजीवाद के प्रमुख पहलू के लिए एक सेंट्रल प्लानर है कि कैसे पैसे और कर्ज को बांटने के लिए रखा जाए। अर्थव्यवस्था की मदद नहीं करता है, संतुलन पर यह अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है और ये बाध्य है गलतियां करने के लिए, चाहे इरादे कितने ही नेक हो। फेडरल रिजर्व को कम ब्याज दरों के साथ रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए, लोगों और व्यवसायों को ज्यादा सामान और सेवाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके। सरकारों का पैसों में शामिल होना अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। ये अच्छी बात है क्योंकि पैसा अर्थव्यवस्था की आर्टरीज है, अर्थव्यवस्था की ब्लड सप्लाई है। बाजार उत्साह और निराशा के दौर से गुजर रहे हैं और सरकारों के लिए करेंसी का समर्थन करना और उसमें हेरफेर करना समझ में आता है। पैसे की आपूर्ति को ऊपर और नीचे ले जाना सबसे शक्तिशाली तरीका है उस बूम और बस्ट साइकिल को शांत करने का। पैसे की आपूर्ति में हेर फेर के अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम हैं। सेंट्रल बैंक्स का लक्ष्य होता है सावधानी से, रणनीतिक रूप से और धीरे धीरे नए पैसे बनाना। अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा जारी करने से कीमतों में वृद्धि होती है, आदर्श रूप से 2% हर साल। ये आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। लेकिन 2% इन्फ्लेशन का मतलब आज आपकी जेब में एक नकद डॉलर की क्रय ताकत है, वो अगले साल 98 सेंट्स हो जाएगी और आने वाले लगभग हर साल कम। 1913 के बाद से जब फेडरल रिजर्व ने यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पर अधिकार कर लिया, हमने देखा है कि यूएस डॉलर के मूल्य में 98% की कमी आई है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा टैक्स है क्योंकि आपकी आय पर आप इसे सिर्फ एक बार भुगतान करते हैं। यदि इन्फ्लेशन 2% है तो आप हर साल अपने नेटवर्थ पर 2% टैक्स का भुगतान कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? यदि आपने 1913 में $1 कमाया तो आप 16 ब्रेड के लोव्स खरीद सकते थे, पर आज मुश्किल से एक खरीद पाएंगे।
ये कोई अनोखी धारणा नहीं है कि चीजें कितनी सस्ती हुआ करती थी। ये इस बात का प्रमाण है कि आपके पैसे का मूल्य धीरे धीरे मुरझा रहा है। 1913 में निवेश किया गया $1 अब $7 और 24 सेंट्स का होगा, करीब करीब कुल नुकसान की तुलना में 600% से ज्यादा रिटर्न। US डॉलर की कीमत $1 के मूल्य से अब लगभग 4% हो गई है। यह अपने मूल मूल्य का 96% है और ये सरकारी नियंत्रण का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। सरकारें सिर्फ ऐसे ही पैसा नहीं बनाती हैं, आप मैजिक मनी मशीन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेंट्रल बैंक कोई समस्या नहीं है, वो समस्या का एक हिस्सा है। लेकिन असली समस्या ये है कि हमने उन्हीं बैंकों को पैसा बनाने की ताकत दी जिन्होंने वित्तीय संकट पैदा किया। हम अपने पैसे और बचत को एक बैंक खाते में डाल देते हैं और जरूरत के हिसाब से उसे निकालते हैं। बैंक हमारे पैसे के संरक्षक हैं। सही? गलत। ये अब बैंक की संपत्ति है, उनके बैलेंस शीट पर। वो उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नए पैसे बनाना। आपका बैंक खाता $100 दिखाता है, लेकिन बैंक के पास सिर्फ 3 होते हैं। 97 वो बॉब को कुछ खरीदने के लिए लोन देता है। बैंक के कंप्यूटर में आपके खाते में अभी भी $100 हैं, लेकिन बॉब के खाते में $97 की नई वास्तविक मुद्रा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सिर्फ अंक है, वहां कोई नकद, कोई सोना या कोई और चीज बॉब के खाते में नई संख्या का समर्थन नहीं कर रही, बस उसके वापस भुगतान करने का वादा है। ये कर्ज के रूप में बनाया गया नया पैसा है। जब वो $97 खर्च होते हैं, जैसे एक दुकान में, दुकान मालिक इसे दूसरे बैंक में जमा करता है और इसे बार बार उधार दिया जाता है। इनमें से हर एक के पास अपने खाते में संख्या है कि वो इस पैसे के मालिक हैं। तो आपके मूल $100 अब गुणा हो गए। अब सिस्टम में $3,300 से ज्यादा है। एक बैंक का अपने पास रखे असल कैश की तुलना में कहीं ज्यादा पैसा उधार देने की इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग कहा जाता है। ब्रिटेन में 97% पैसा जो मौजूद है वो बस नंबर्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में, और उन नंबर्स को बैंकों द्वारा बनाया गया। बैंकों को हर साल वर्चुअल मनी बनाकर और उधार देकर अरबों का ब्याज मिलता है। इससे भी ज्यादा बैंकों को नए पैसे बनाने के लिए आपके डिपॉजिट की भी जरूरत नहीं होती है। अगर वो किसी को कर्ज के लिए क्रेडिट योग्य मानते हैं तो वे अपने खाते में नया मैजिक मनी डाल सकते हैं और ब्याज वसूलने शुरू कर सकते हैं। तो रिपोर्ट्स को समझते हैं जैसे ये पहली डिजिटल करेंसी है, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। असल में हम डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल हर बार करते हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग या बैंक कार्ड से। वास्तव में ये सिर्फ डिजिटल करेंसी नहीं है, ये डिजिटल करेंसी है जो बैंक द्वारा बनाई गई है, अनिवार्य रूप से। दूसरे शब्दों में सभी नए पैसे कर्ज हैं। ये पैसा निर्माण का हिस्सा है जो इकोनॉमिक्स की क्लास में नहीं पढ़ाया जाता। वेतन का पैसा, बैंक खाते, बॉब का वो कर्ज, क्रेडिट कार्ड कर्ज, आपका होम लोन, सभी को जीवन मिला वर्चुअल मनी के रूप में जो बैंकों द्वारा बनाया गया। पूरी प्रणाली भरोसे पर आधारित है। बैंक की सॉल्वेंसी में भरोसा, देनदार की कर्ज चुकाने की क्षमता में भरोसा। अगर सभी बैंक ग्राहकों ने अपने डिपॉजिट्स के सिर्फ 3% की मांग कर दी अभी नकद में, तो यहां बैंकों का सच सामने आ जाएगा। लगभग कोई भी पेपर करेंसी बैंकों में मौजूद नहीं है जैसा कि आप सोचते हैं। वो कभी भी नहीं थी। शराबी पार्टी याद है? हमारे वित्तीय संकट का सारा संबंध वर्चुअल डॉलर से था। बहुत कम आय वाले बहुत से लोगों ने बहुत पैसा उधार लिया जिसका वो कभी भुगतान नहीं कर सकते थे, लेकिन बैंकों ने परवाह नहीं की। उन्होंने जल्दी से किसी और को कुछ पैसों के लिए अस्थिर कर्ज बेच दिया और मैंने उन सभी को अप्रूव किया। अप्लाई करें अभी। खराब कर्ज बेचना एक अच्छा व्यापार था, जब तक कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने सबको हिला दिया। मैजिक मनी मशीन से 30 मिलियन नौकरियां खत्म हो गईं। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स ने घरेलू संपत्ति में $16 ट्रिलियन खो दिए।
और बैंकों ने 1 मिलियन से अधिक घरों को पहले बंद कर दिया। सब प्राइम कर्ज को बेचकर सोचना कि वो विफल हो जाएंगे शायद ठीक नहीं, लेकिन ये आकर्षक है क्योंकि हमारे सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली आबादी के 1/4 हिस्से को मनी मशीन के शोर द्वारा लुभाया जा रहा है। साइंस, इंजीनियरिंग या मेडिसिन के बजाय उन्होंने एक करियर चुना बैटिंग का, अन्य लोगों के पैसे के साथ खेलकर जल्दी अमीर बनने के लिए, बहुत अमीर। और कभी-कभी वो शॉर्टकट्स लेते हैं। Getting by on a nickel and a dime. Money has a funny way of bringing us down. They say it makes the world go round and around. ग्रीस में मेरे पूर्वजों ने ताकत के भ्रष्ट प्रभाव के बारे में बात की और इन 3000 सालों में कुछ भी नहीं बदला। जब आप कुछ लोगों को भारी मात्रा में पैसों का नियंत्रण देंगे तो वो उस नियंत्रण का लाभ उठाएंगे। बैंक आज जुर्माना और मनी लॉन्ड्रिंग और उन सभी नियमों का ध्यान रख रहे हैं जो व्यापार करने की अपनी लागत में बदल रहे हैं। जेपी मॉर्गन आज कह रहे हैं कि बिटकॉइन व्यापार करने का एक वैध तरीका नहीं है। बैंक आज एक ऐसी प्रणाली में बंधे हुए हैं जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी से पैसा लेते हैं और इसे बहुत कम लोगों के हाथों में डाल देते हैं। Don't get consumed by the greed. मौजूदा बैंकिंग सिस्टम काफी अच्छा है। इसने नियामकों पर कब्जा कर लिया है। ये बदले में कुछ भी वितरित किए बिना समाज से काफी मूल्य निकालता है और ये एक पैरासाइट से कम नहीं है। एक अर्थव्यवस्था में बैंक्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप किसी भी सफल अर्थव्यवस्था को देखें, उनके पास सफल बैंक्स हैं। इनका करीबी संबंध है। मध्यकालीन यूरोप में बैंकर को पैसे ना चुकाने पर फांसी होती थी। आज उसी बैंकर को जमानत मिल जाएगी, बोनस मिलेगा और कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। आज तक किसी भी सीनियर यूएस बैंकिंग एग्जीक्यूटिव पर बुरे कर्जों को बेचने का आरोप नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से ग्रेट रिसेशन शुरू हुआ। दिसंबर 2014 में पिछले बैंकिंग क्राइसिस के सिर्फ 6 साल बाद एक कांग्रेसमैन ने सिटी ग्रुप द्वारा लिखित एक अंतिम मिनट के प्रावधान को एक महत्वपूर्ण फंडिंग बिल में बदल दिया। ये प्रावधान अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों को दोबारा बैंक डिपॉजिट्स के साथ जोखिम भरे डेरिवेटिव्स बेट्स बनाने की अनुमति देता है। पर फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर बैंक फिर से लागू करते हैं तो खोए हुए पैसों का यूएस टैक्स पेयर्स वापस भुगतान करेंगे। आज के फाइनेंशियल इनोवेटर्स एसेट्स को बड़े जटिल तरीकों से पैकेज करते हैं। स्लाइसिंग, डाइसिंग, सिक्योरिटाइजिंग, हमेशा दूसरे के पैसे का उपयोग करते हैं। वो कर्ज बेचते हैं, जोखिम उठाते हैं। इसे वो इनोवेशन कहते हैं। जब आप फाइनेंशियल इनोवेशन की बात करते हैं तो बिटकॉइन इनोवेशन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पर साथ ही अन्य इनोवेशंस भी हो रहे हैं जहां लोग जो फाइनेंस की दुनिया से थोड़ा करीब हैं वो एक अच्छा उदाहरण बनेंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण ओरिजिनल स्वैप मार्केट होगा, जो वहां से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की ओर बढ़ रहा है। ये फाइनेंशियल इनोवेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया तो बहुत सारी समस्या पैदा हो सकती है। इतिहास बताता है कि सबसे रेवोल्यूशनरी और डिसरप्टिव इनोवेशन लगभग हमेशा फ्रिंज से आता है, कॉर्पोरेट क्यूबिकल से नहीं। सच्चे इनोवेटर्स दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं। वो बड़ा सोचते हैं, नए प्रोडक्ट्स और पूरे सिस्टम्स का निर्माण कर वो नए उद्योगों की ओर ले जाते हैं। स्टीव जॉब्स ने उन्हें कहा है, स्क्वायर कॉग्स इन राउंड होल्स। ये आश्चर्य की बात नहीं कि नए इनोवेशंस हमेशा शुरुआती एडॉप्टर्स के एक आला समूह से आते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से बहुत लोगों के लिए नई टेक्नोलॉजीज के फायदों को समझना बहुत मुश्किल है। 2011 में अधिकांश बिटकॉइन समुदाय के लोग
या तो टेक्नोलॉजी स्पेस, गीक्स और हैकर, या ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग थे। उस समय के भी कुछ बैंकर्स और फंड ट्रेडर्स बिटकॉइन का उपयोग कर रहे थे, जो मेरे लिए सच में आश्चर्य की बात थी। एक कट्टरपंथी नया विचार अक्सर संदेह, उपहास और लोगों की शत्रुता का सामना करता है, उन लोगों की जो इसकी सफलता से सबसे ज्यादा डरते हैं। इसका स्पष्ट उदाहरण है ऑटोमोबाइल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल बेंज और अन्य लोगों ने पहली कारों का निर्माण किया, एक मशीन जो स्टेज कोच और रेल रोड इंडस्ट्रीज के लिए खतरा हो सकती है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन या रोड ट्रेन्स निश्चित रूप से घोड़ों को डरा सकती हैं, लोगों को घायल कर सकती हैं और सड़कों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी ताकत के इस्तेमाल से 1865 में एक कानून पारित किया। इसके लिए इंग्लैंड में हर ऑटोमोबाइल को प्रति घंटे 4 मील की गति सीमा का पालन करना था और 3 लोग, एक ड्राइवर, एक इंजीनियर और एक फ्लैगमैन द्वारा संचालित किया जाना था। ये बहादुर फ्लैगमैन कार के सामने जाकर साथी नागरिकों को आने वाले खतरे के बारे में आगाह किया करता था। रेल रोड टाइकून्स, लॉ मेकर्स और स्वनियोजित गेट कीपर्स ने रेगुलेशन का इस्तेमाल किया इनोवेशन को दबाने के लिए, लेकिन उन्होंने फ्लैगमैन का आविष्कार नहीं किया। वो लंबे समय से यहां पर था। सदियों से बहुत कम लोग पढ़ सकते थे, किताबों को हाथों से कॉपी करते थे। नियंत्रण करने वाले लोग, राजनीतिक और धार्मिक नेता इसे पहले जैसा रखना चाहते थे। उन्होंने यूहान गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस पर लाइसेंस कानूनों के तहत कार्रवाई की, प्रतिबंध और कर लगाए। दुनिया के कुछ हिस्सों में प्रिंटिंग एक अपराध था, मौत की सजा दी जाती थी। आखिरकार वो सिर्फ खतरनाक विचारों से हमें बचा रहे थे। प्रिंटिंग प्रेस से पहले पूरे यूरोप में करीब 30,000 किताबें थीं। 50 साल बाद 10 मिलियन हो गई। जैसे गुटेनबर्ग का आविष्कार फला फूला, अंधेरा खत्म हो गया, प्रगति को रोका नहीं जा सका। लेकिन फ्लैगमैन ने कभी कोशिश बंद नहीं की। उनके मालिकों ने उन्हें इन इनोवेशंस के प्रति ढील दे दी, क्योंकि इससे किसी का लाभ और नियंत्रण खोने का डर था। लेकिन याद रहे, ये कहानी पैसे के बारे में है। क्या हो अगर एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन दुनिया में किसी को अपना बैंक होने की अनुमति दे, टैक्स और बैंकिंग फीस से मुक्त करेंसी बनाने के लिए? अमेरिकी संविधान नागरिकों को अमेरिकी डॉलर के साथ प्रतिस्पर्धा करने या उसे कम करने से मना करता है। 1998 में बर्नार्ड वॉन नॉटहाउस ने फेडरल गवर्नमेंट के संकल्प का परीक्षण करने का फैसला किया। लिबर्टी डॉलर सोने, चांदी, प्लैटिनम और कॉपर में उपलब्ध थे। ये 3 रूपों में उपलब्ध थे, दोनों में स्पीशी में, दूसरे शब्दों में सोने और चांदी में, कागज में, वेयरहाउस रिसीट के रूप में और डिजिटल फॉर्म में। जाहिर है सरकार को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया और मुझ पे आरोप लगाया काउंटरफीटिंग, फ्रॉड और कॉन्स्पिरेसी का। मुझे अब 22 साल की सजा का इंतजार है फेडरल जेल में। सबक सीख लिया गया। नेदरलैंड्स में एक हैकर सम्मेलन में वहां एक यूअर हैकर था जिसने एक उपनाम का उपयोग किया और वो नाम था सतोशी नाकामोटो। और उन्होंने मेरे एक दोस्त से बात की और उन्होंने लिबर्टी डॉलर और मुझसे प्रेरित होकर एक नई करेंसी बनाने की बात कही। निजी धन बनाने के लिए बर्नार्ड वॉन नॉटहाउस की गिरफ्तारी ने भी बिटकॉइन के इन्वेंटर को एक लो प्रोफाइल रखने के लिए प्रेरित किया होगा। एक उपनाम के तहत इन्वेंशन प्रकाशित कर गायब होना। मुझे ये जानने में दिलचस्पी है कि सतोशी कौन है। शायद ये इस कहानी का रहस्यमय हिस्सा हो। ये बिटकॉइन के काम करने में पूरी तरह अप्रासंगिक है क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए कोड है, लेकिन ये बात जानने के लिए मजेदार होती। कौन है ये आर्किमिडीज? कौन है ये यूक्लिड? हम नहीं जानते हैं। हम नहीं जानते कि यूक्लिड एक व्यक्ति था या कई लोग थे। और आप जानते हैं क्या, ये मायने नहीं रखता। यूक्लिडियन ज्योमेट्री काम करता है
चाहे मैं यूक्लिड को जानूं या नहीं, चाहे यूक्लिड एक नैतिक और अच्छा व्यक्ति था या फिर वो एक भ्रष्ट प्लूटोक्रेट या बेवकूफ था, विज्ञान और गणित के पास आवश्यक सत्य होते हैं जो उनके इन्वेस्टर्स और उनके उद्देश्यों के बावजूद अकेले खड़े होते हैं। खैर, बिटकॉइन मैथमेटिकल ट्रुथ्स पर आधारित सिस्टम है और ये मैथमेटिकल ट्रुथ्स अकेले खड़े हैं। हम बिटकॉइन में सोर्स कोड को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और सच ये होगा कि क्या सतोशी नाकामोटो एक पुरुष हैं या एक महिला हैं या लोगों का एक संग्रह है, ये कोई सरकारी एजेंसी है या भविष्य से आया कोई एलियन है। बिटकॉइन डिजिटल करेंसी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। कैपिटल बी बिटकॉइन एक शेयर्ड कोड है जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स का उपयोग करते हुए एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क बनाता है। बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी है। डिजिटल मनी बनाना, स्टोर करना और एक्सचेंज इसी नेटवर्क पर किया जाता है। लेकिन एक बैंकर द्वारा बनाए गए वर्चुअल डॉलर के विपरीत ये नई करेंसी एक अज्ञात इन्वेंटर द्वारा मैथ के साथ बनाई गई है। बिटकॉइन एक ओपन हाउस सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है, जैसे इंटरनेट और ईमेल को सपोर्ट करने वाले कोड। ओपन सोर्स का मतलब है कि हर कोई भी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर में हर परिवर्तन सार्वजनिक, खुला और पारदर्शी है। कोड पहली बार सतोशी ने विकसित किया, उसके बाद दर्जनों ने। अब सैकड़ों प्रोग्रामर्स लगातार बिटकॉइन के फीचर्स और सिक्योरिटी में सुधार के लिए सहयोग कर रहे हैं। तो कौन सी बात बिटकॉइन को सफल बनाती है? ये एक प्राचीन मानव दुविधा को दूर करता है और एक कंप्यूटर साइंस समस्या को हल करता है। कोई भी साझा जानकारी या डेटा दोषपूर्ण, करप्ट हो सकता है, कुछ भी नकली हो सकता है। कैसे जानें कि हमें जो मिल रहा है उस पर भरोसा किया जा सकता है? हमारी पारंपरिक मानसिकता में ये जानना जरूरी है कि इस करेंसी के पीछे कौन है, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है ये जानने में कि वास्तविक धन में हमारा पैसा सच में सुरक्षित है। फाइनेंस में हम बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज, रेमिटेंस सर्विसेज जैसे भरोसेमंद तीसरी पार्टीज पर भरोसा करते हैं। वो पैसों का ट्रैक रखते हैं, जैसे वो एक खाते से दूसरे खाते में जाता है। वो हमें इसके लिए चार्ज भी करते हैं। हमें विश्वास है उनके डिजिटल लेजर्स, क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस पर। एक फाइनेंशियल सिस्टम जो इन बिचौलियों को काट सके, तेज, सस्ता और अधिक सुरक्षित। लेकिन बिटकॉइन डिजिटल है। म्यूजिक और मूवीज आसानी से पायरेटेड कॉपी और चोरी हो जाती हैं। तो एक डिजिटल करेंसी मूल्य को कैसे बनाए रख सकती है अगर कोई उसके 10 लाख कॉपीज बना ले? इसका जवाब सतोशी के इन्वेंशन के कोर में है। बिटकॉइन एक कंप्यूटर की कोई फाइल नहीं है। ये पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में एक एंट्री है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मेडिची ने क्रेडिट और डेबिट का बही खाता रखा था। आज के बैंक अपने लेजर में हर लेन देन को प्लस और माइनस के रूप में रिकॉर्ड करते हैं। हम उन्हें डेटाबेस कहते हैं। बैंक खाते को एक डिजिटल वॉलेट द्वारा रिप्लेस किया जाता है जिसे आप अकेले नियंत्रित करते हैं। बिटकॉइन का लेजर है ब्लॉकचेन। हर बिटकॉइन के अस्तित्व का रिकॉर्ड रखा जाता है और हर बिटकॉइन के लेन देन का भी। ये हमेशा संतुलित होता है क्योंकि कोई बिटकॉइन कहीं नहीं जाता। जब एक बिटकॉइन एक डिजिटल वॉलेट से दूसरे को भेजा जाता है तो वो वास्तव में डेटाबेस के उस हिस्से का कंट्रोल भेज रहे हैं, एक कोड जो एक यूनिक की है नए मालिक के लिए। जैसे ही नेटवर्क ट्रांजैक्शन शुरू करता है, ये लगातार ग्लोबल नेटवर्क में एक लेजर को सिंक्रोनाइज करता है। हर कंप्यूटर या बिटकॉइन माइनर में एक कंप्लीट और आइडेंटिकल कॉपी होती है। और क्योंकि ब्लॉकचेन सार्वजनिक है, इसे किसी एक व्यक्ति या कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। बिटकॉइन माइनिंग कंप्यूटर्स के मालिकों को ट्रांजैक्शंस प्रोसेस और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए नए बिटकॉइन रिवॉर्ड दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, बिटकॉइन नेटवर्क ने बैंक्स और बैंकर्स की जगह ले ली है। आज इस ग्लोबल नेटवर्क की कंबाइंड कंप्यूटिंग पावर संयुक्त रूप से 500 बड़े सुपर कंप्यूटर्स से अधिक है, गुणा 10,000 बार। और क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को नेटवर्क द्वारा वेरीफाई और रिकॉर्ड किया जाता है, बिटकॉइन के साथ जालसाजी नहीं की जा सकती। डिजिटल करेंसी को सस्ती धातुओं के साथ डीबेस्ड नहीं कर सकते या इच्छा से जितना चाहें उतना बना दें। बहुत ज्यादा करेंसी एक राक्षस की तरह है। आसमान छूती कीमतें, $1 ट्रिलियन बिल जो ब्रेड का एक लोफ भी नहीं खरीद सकते।
अमेरिका में एक बड़ा आंदोलन है कि फेडरल रिजर्व का ऑडिट किया जाए ताकि हम पता लगा सकें कि वो क्या कर रहे हैं। कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि कितने डॉलर्स अस्तित्व में हैं। उदाहरण के लिए बेन बर्नांके ने पिछले कई वर्षों में ट्रिलियन डॉलर्स बनाए। किसी भी कारण के लिए सेंट्रल बैंक्स जितना चाहे उतना पैसा प्रिंट कर सकते हैं। वो इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। और जब वो ऐसा करते हैं तो डॉलर या यूरो या येन की कीमत बहुत कम हो जाती है। अगर दुनिया बिटकॉइन का उपयोग अपनी मुद्रा के रूप में करना शुरू कर दे तो इसे सेंट्रल बैंक्स या पॉलिटिशियंस कंट्रोल नहीं कर सकते। याद रहे, सेंट्रल बैंक्स इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पैसा बनाते हैं और इन्फ्लेशन बढ़ने से पहले इसे वापस लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि ग्लोबल बैंक्स संदिग्ध लोन्स के साथ अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कितना मैजिक मनी बना रहे हैं। बिटकॉइन पूरी तरह से विपरीत है। ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है। क्या आप जानते हैं कितने मौजूद हैं? बिटकॉइन के पीछे कंप्यूटर कोड के निर्माण में ब्रेक पेडल होता है, जिससे प्रत्येक 4 वर्षों में बिटकॉइन के निर्माण को कम किया जाता है। ये एक ट्रांसपेरेंट कंट्रोल्ड स्कैर्सिटी सुनिश्चित करता है और आखिर में बिटकॉइन की कुल संख्या 21 मिलियन तक सीमित करता है। कोई लॉबिस्ट, कोई पॉलिटिशियन, कोई बैंकर उनके क्रिएशन को निर्धारित करने वाले मैथमेटिकल रूल्स को अधिक नहीं बना सकता है और न ही बदल सकता है। आगे बढ़ती जवाबदेही, ये कुछ ऐसा है जो बिटकॉइन और इसके पीछे टेक्नोलॉजी के बारे में रोमांचक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये डॉलर को कम कर देगा या ये स्वयं सरकार को अस्थिर कर देगा, लेकिन ये अचानक सरकार के लिए एक प्रतियोगी है और उस सरकार को अपने काम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है जितना उसने नहीं किया। इस नई डिजिटल करेंसी को क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से नकद देकर खरीदा जा सकता है और इसके पास पैसे की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन क्या ये मूल्य का भंडार है? क्या ये स्थिर है या ये समय के साथ कम हो जाएगा, जैसे एक वस्तु बेकार हो गई है या एक फसल जो विफल हो जाती है? एक क्रिप्टो करेंसी की अल्टीमेट पावर मेन स्ट्रीम अडॉप्शन और ट्रांजैक्शंस की निरंतर बढ़ती मात्रा द्वारा उपयोग की जाती है। बिटकॉइन को देखें, ये दूसरी करेंसीज की तुलना में काफी धीमी गति से बनाया जा रहा है और इसका प्रभाव ये है कि वो इसे एक काल्पनिक संपत्ति में बदल दें। यदि आप बहुत सारे बिटकॉइन एंथुसियास्ट से पूछें कि क्या वो इसे खर्च कर सकते हैं, तो वो कहेंगे कि वो बिटकॉइन की कीमत बढ़ने के इंतजार में हैं। ये करेंसी नहीं अगर आप इसका उपयोग लोगों को भुगतान करने के लिए नहीं करते। एक औसत व्यक्ति काफी खुश है बार में ड्रिंक के लिए $5 का नोट देकर। तो आपको समझना होगा कि ज्यादातर लोग खुश हैं इस मनी सिस्टम से। अगर अधिकांश लोग नकद से खुश हैं, तो वो प्लास्टिक से प्यार करते हैं। अमेरिका में व्यक्तिगत बिक्री का 2/3 हिस्सा डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ किया जाता है। प्लास्टिक एक 60 साल पुरानी तकनीक है, एक मिडलमैन द्वारा बनाई गई, इंटरनेट के लिए डिजाइन नहीं की हुई। हर ट्रांजैक्शन के लिए पर्सनल डेटा की जरूरत होती है, जैसे आपका नाम और पता। क्रेडिट कार्ड डेटाबेस को नियमित रूप से हैक किया जाता है, आपके खाते में धोखाधड़ी से खरीदारी करके। अपराधी चुराए हुए क्रेडिट कार्ड्स खरीदते और बेचते हैं। लंदन के कुछ हिस्सों में सभी ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में से 1/3 धोखाधड़ी के हैं। कार्ड इशुअर्स आपको फ्रॉड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं, लेकिन सुरक्षा एक मूल्य के साथ आती है, 2 से 4% शुल्क। ये प्रतिवर्ष $50 बिलियन हैं। व्यापारी के दृष्टिकोण से क्रेडिट कार्ड में बहुत बड़ा रिस्क होता है। अगर वो एक क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो एक चार्जबैक हो सकता है, वही फ्रॉडुलेंट परचेसेस हो सकते हैं। असल में हर साल सैकड़ों अरबों डॉलर धोखाधड़ी की खरीदारी में है। एक बिटकॉइन परचेज पैसों से की जाती है, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर आप अपना पासवर्ड खो देते हैं या गलत व्यक्ति को भुगतान करते हैं, तो आप कभी भी अपना पैसा वापस नहीं ले सकते। ये डिजिटल कैश की तरह है। एक विक्रेता के लिए इसका कोई चार्जबैक रिस्क नहीं। ई कॉमर्स कंपनीज जैसे एक्सपीडिया या ओवरस्टॉक के लिए क्रेडिट कार्ड फीस में कटौती उनके प्रॉफिट मार्जिन को दुगना कर देगा। आप एक करेंसी और पेमेंट नेटवर्क के रूप में बिटकॉइन को सोचकर इस बात से चूक नहीं सकते कि ये दुनिया के लिए खरीदारी को आसान बना देगा। बिटकॉइन हर चीज में है, हर जगह है, आप इसे नकार नहीं सकते। 2.5 बिलियन लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं। बिटकॉइन के लिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक मोबाइल फोन अब एक बैंक है जो ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकता है।
क्या होगा जब बिटकॉइन सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिटकॉइन वॉलेट्स और पेमेंट प्रोसेसर्स इन देशों में जाना शुरू करेंगे? ये सभी लोग व्यापार से लाभ प्राप्त कर सकेंगे जो पहले नहीं कर पाते थे, और साथ ही ये सभी लोग पैसा घर भेजने में सक्षम होंगे। इंटरनेशनल रिमिटेंस जो वर्तमान फाइनेंशियल सिस्टम के प्रमुख दर्द बिंदुओं में से एक है। यहाँ अगर मैं $100 भेजता हूँ, बैंकों के साथ ये लागत मुझे देगा 20%, वेस्टर्न यूनियन 10%। अन्य विकल्प जो वेस्टर्न यूनियन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं अभी भी लगभग 5% होने जा रहे हैं, और अगर आप सच में रिमोट एरियाज में भेज रहे हैं तो ये होगा 15 से 30% के बीच। तो पैसे भेजने के मामले में बिटकॉइन का उपयोग एक गेम चेंजर होने जा रहा है। आपको बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है, आपको बस एक इंटरनेट कनेक्शन और एक वॉलेट की जरूरत है इसे स्थापित करने के लिए। ये एक ऐसा उपकरण है लोगों को ग्लोबल इकोसिस्टम में एक्सेस देने के लिए और आर्थिक भविष्य देने का वादा करने के लिए, विशेष रूप से उन्हें एक रास्ता प्रदान करने के लिए कि वो सरकार पर निर्भर ना रहे, जो कि उनके बैंक खातों को बंद कर सकते हैं या फिर पैसे भी निकाल सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट दी और उन्होंने मूल रूप से देखा कि यदि आप सभी लेन देन को वैश्विक स्तर पर बदलना चाहते हैं तो FX बैंक से लेन देन बिटकॉइन प्रोटोकॉल के साथ और फिर भी 1% चार्ज करना, पता है ये ग्लोबल इकोनॉमी की $200 बिलियन प्रति वर्ष बचत करेगा। बचत ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स में जो आखिर में कंज्यूमर के हाथों में चला जाएगा। एक इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर 4 दिन तक ले सकता है, फिर भी इंटरनेट हमें तत्काल और ग्लोबली टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोस कुछ भी डिजिटली शेयर करने की अनुमति देता है। पर पैसा क्यों नहीं? पैसा जो बैंक के डेटाबेस में सिर्फ अंकों के रूप में मौजूद है। क्या अच्छा नहीं होगा अगर आप सिर्फ एक ट्वीट से बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस कर सकेंगे? उदाहरण के लिए आप कहेंगे @end of money $1 मूल्य बिटकॉइन, और इसके लिए हमने ऐसा बनाया। आपको बस इतना करना है कि इसे टिपर कॉइन के साथ हैशटैग करना है और हमारा ट्विटर बॉट ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करेगा, जिसकी मदद से आप अपने बिटकॉइन को विड्रॉ या किसी और को भेज सकेंगे। बिटकॉइन से आप दुनिया में कहीं भी $1 या $10 लाख का मूल्य भेज सकते हैं। आप इसे मुफ्त में कर सकते हैं, या आप बिटकॉइन नेटवर्क फी का भुगतान कर सकते हैं जो अभी एक पैसे के आसपास है। बड़े बैंक या पॉलिटिशियन इसे रोक नहीं सकते। एक क्रिप्टो करेंसी जिसे सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क के साथ बनाया और ट्रांसफर किया जा सकता है, डिजिटल रेवोल्यूशन का अगला कदम हो सकता है। मशीनों का उदय होना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्रोन्स, रोबोट्स जो मानव पर कम से कम निर्भर करेंगे। मुझे अक्सर लगता है कि बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी का भविष्य एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से वास्तव में मशीन से मशीन पेमेंट्स के बारे में है। इसलिए जब एक अनमैन्ड टैक्सी में बैठेंगे जो आपको न्यूयॉर्क के आसपास ड्राइविंग कराएगी, और फिर जब आप एक अनमैन्ड पावर स्टेशन पर पावर के लिए जाएंगे या फिर रिपेयर करने के लिए एक अनमैन्ड ऑटो शॉप पर जाएंगे, तब आप मशीन टू मशीन पेमेंट देख पाएंगे कुछ प्रकार की डिजिटल करेंसी के साथ। हमने वास्तव में इस दुनिया का निर्माण किया है जहां हम पिछले 200 या 300 वर्षों से रहते हैं। हमने कुछ गलतियां की और कुछ चीजों को बेहतर भी बनाया। बात यह है कि अगर ये जादुई चाबी है और आप कुछ चीजें करना बंद कर दे, वो सही क्रम होगा और जो आखिर में तय करेगा। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही बचकाना और वैचारिक भ्रम है। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि बिटकॉइन एक रोमांचक चीज नहीं है। ये एक रोमांचक बात है, लेकिन हमें कोशिश करके इसे करना होगा, अपने दिमाग से और ना ही किसी जादुई सोच से। लोग सूचना दे रहे हैं कि ये डॉलर या यूरो या येन की तुलना में एक और वर्ल्ड करेंसी होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं बैंक्स या सेंट्रल गवर्नमेंट पर बिटकॉइन की तुलना में विश्वास करना पसंद करता हूं, क्योंकि वहां कोई जिम्मेदार है। जबकि बिटकॉइन पूरी तरह डीरेगुलेटेड है, कोई भी सेंट्रल कंट्रोल नहीं है। ये एक फ्री फ्लोट है, विशुद्ध मांग और सप्लाई ड्रिवन है। तो स्पष्ट रूप से ये करेंसी नहीं है। करेंसीज ऐसा व्यवहार नहीं करती।
लेकिन ये एक हाई रिस्क स्पेक्युलेटिव कमोडिटी है। इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट्स और बिटकॉइन का अध्ययन करने और देखने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए मुझे बस इतना कहना है कि ऊपर की ओर बढ़ने के लिए बहुत अस्थिरता होगी। क्रिमिनल्स, स्कैम आर्टिस्ट्स, बुरे एक्टर्स पैसे की ओर ऐसे आकर्षित होते हैं जैसे पतंगा किसी मशाल की ओर। अब इस बाजार ने लोगों को ऐसी चीजें बेचने की अनुमति दे दी जो सरकारों के लिए अवैध थी, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फेक आईडी, पायरेटेड म्यूजिक, नॉर्थ कोरिया की बाइबल। क्या क्रिप्टो करेंसी इनहेरेंटली बुरी है या सिर्फ निषिद्ध खरीदने के लिए नवीनतम उपकरण? क्या होगा जब बिटकॉइन सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर और बिटकॉइन वॉलेट्स और पेमेंट प्रोसेसर्स इन देशों में जाना शुरू करेंगे? ये सभी लोग पैसा घर भेजने में सक्षम होंगे। दरअसल मैं पिछले कुछ वर्षों से ऑनलाइन ड्रग मार्केट प्लेस में टोर और बिटकॉइन का उपयोग करके इलिसिट ड्रग ट्रांजैक्शन को सक्षम करने के लिए शोध कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही जरूरी है। हमने ड्रग यूजर्स का एक ग्लोबल सर्वे किया जिसमें 20,000 से अधिक लोग इसका जवाब दे रहे थे, और उन लोगों में से अधिकांश लोग ट्रेडिशनली रूप से इल्लीगल ड्रग्स खरीद रहे थे। एक्सटेसी, कैनबिस। FBI ने सिल्क रोड में सब रोका। निश्चित रूप से इल्लीगल ड्रग्स का व्यापार ऑनलाइन बंद नहीं किया गया है। बहुत से लोग बिटकॉइन को अवैध चीजों के उपयोग के लिए आलोचना करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसे देखें तो बुरा करने के लिए दुनिया में सबसे लोकप्रिय करेंसी US डॉलर है। अगर आप बिटकॉइन को एक करेंसी की बजाय एक मंच के रूप में सोचते हैं तो आप वास्तव में उसकी क्षमता को देखना शुरू कर देंगे। जिस लेजर को फॉर्ज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता और उसे यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया हो, वो जीनियस है। बिटकॉइन टेक्नोलॉजी हमेशा रहेगी और आने वाले वर्षों में इसके लिए एप्लीकेशंस होंगे। एक सिक्योर ग्लोबल पेमेंट सिस्टम का निर्माण बस एक शुरुआत है। पैटेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, लैंड टाइल्स, ओनरशिप का प्रमाण बिटकॉइन में बेक कर सकते हैं, सुरक्षित रूप से पब्लिक लेजर में। मैंने बिटकॉइन के बारे में और पढ़ा, सोर्स कोड का इस्तेमाल किया, मैंने कुछ चीजों का निर्माण किया जिनसे मुझे एहसास हुआ कि ये असल में बहुत ही पावरफुल प्रोटोकॉल है। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है बल्कि एक प्रोग्रामेबल मनी है। डिजिटल एज ने दुनिया को बदल दिया है। हमने डिजिटाइज म्यूजिक, फिल्म्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशंस और इंटरनेट को अपनाया है। इंफॉर्मेशन और करेंसी का मुक्त आदान प्रदान रेवोल्यूशंस और आपदा में मदद कर सकता है, लेकिन हमारा पैसा 20वीं शताब्दी में मिला है, गवर्नमेंट और बैंक्स द्वारा मैनिपुलेट किया गया। बिटकॉइन के चैंपियन कहते हैं कि हम बिना किसी मिडलमैन के पेमेंट्स की कल्पना करें, बिना किसी ब्रोकर के इन्वेस्टमेंट की कल्पना करें, बिना किसी बैंक के कर्ज, बिना किसी अंडरराइटर के इंश्योरेंस, एक ट्रस्टी के बिना चैरिटी, एक एजेंट के बिना एस्क्रो, एक बुकी के बिना बेटिंग, अकाउंटेंट के बिना रिकॉर्ड रखना, ग्लोबल, सिक्योर, लगभग तुरंत और स्वतंत्र। क्या ये कल्पना है या पैसे और वाणिज्य का भविष्य? मुझे बिटकॉइन पसंद है, बिटकॉइंस में घुसा रहता हूँ। Well, Satoshi Nakamoto, that's a name I love to say. And we don't know much about him, but he came to save the day. अगर आपको पता नहीं कि बिटकॉइन क्या है, तो आमतौर पर लोग इसे कहते हैं डिजिटल कैश। ये पैसा है इंटरनेट के लिए। Oh, Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Oh, Bitcoin, I know you're going to rain, gonna rain. हाँ बिल्कुल, मैं अपने बैंक से प्यार करता हूँ और आप अपने बैंकर को पूछ सकते हैं कि 2+2 क्या है। देखो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसकी फी लगेगी। Down the road it will be told about the death of old Mt. Gox, about traders trading altar coins and miners mining blocks. पता है जब मैं लाइन में खड़ा रहता हूँ और मैं खरीदता हूँ एक जोड़ी सॉक्स, अगर मैं क्रेडिट कार्ड के साथ भुगतान करता हूँ तो मैं सिर्फ सॉक्स खरीद रहा हूँ। Bitcoin, as you're going into the old blockchain. Oh, Bitcoin.
Everybody knows. जब मैं ऑनलाइन खरीदारी करती हूँ और अगर मुझे सॉक्स खरीदने हैं, अगर मैं क्रेडिट कार्ड से खरीदती हूँ तो वो कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर मैं वो सॉक्स खरीदती हूँ बिटकॉइन से तो वो एक रेवोल्यूशन है। सच में आपको भी यही करना चाहिए। Oh Lord, pass me some more. लोग हमेशा नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। पता है, इंटरनेट आया था तो लोग कहते थे ये फेमस नहीं होने वाला। और जब ईमेल आया तो लोग यही कहते थे लोग इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब बिटकॉइन आया है, कहते हैं मैं हमेशा गलत क्यों सोचता हूँ भला। मुझे इस पर पूरा भरोसा है।